प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की क्लास कक्षा 8 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान का बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आएगा वो किस टाइप में आने वाला है और कैसे प्रश्न उसमें आएंगे। अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को अच्छे से याद कर लेना है। उससे पहले मैं बता दूँ कि आपका पूर्णांक रहने वाला है 80 नंबर का और इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। कैसे प्रश्न आते हैं देखिए। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे एबीसीडी वाले। पहला है इसका, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा प्रश्न, बेवर्ड शब्द का प्रयोग घुमंत खेती के लिए रिक्त स्थान राज्य में इस्तेमाल होता है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित इस्तेमाल होता है। तीसरा प्रश्न है, मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि उपयुक्त सभी। वनोन्मूलन, अतिचारण, से कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, तो ये तीनों ही सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, वेदिका फॉरम। पांचवा प्रश्न, मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका किसकी है? न्यायपालिका की। इसका राइट आंसर हो जाएगा द। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता कहलाता है? तो उपभोक्ता उपभोग करने वाला कहलाता। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने किसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया इसमें। तो ये मराठों की शक्ति को रोकने के लिए। राइट आंसर से हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध किससे है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? द, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं से संबंधित हैं। तो ये विद्यार्थियों, ये एबीसीडी वाले ये 8 प्रश्न है, इनमें 8 नंबर का आपको रहने वाला है। इसमें आपको एक भी गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं अति लघुतात्मक प्रश्नों की ओर। 9वां प्रश्न है, 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने से क्या फ़ायदा हुआ? ये आपके 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें लिखना है आपको, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को भारत में चीज़ों के खरीदने के लिए कंपनी को अब ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं मंगाना पड़ता था। और आगे लिखना है, बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी अब भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। 10वां प्रश्न, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान आपको भरना है। इसमें यहाँ पर जो दिए गए हैं शब्द, लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से प्रकृति देन को, यहाँ पर लिखना है, संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। दूसरी लाइन, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, तो यहाँ पर दूसरे में असमान ये वाला लिखना है। तीसरा, प्रवास से तात्पर्य किस क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने से हैं? यहाँ पर लिखना है आने जाने। चौथा है, रिक्त स्थान में आपको लिखना है जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताती हैं। अगला प्रश्न है 11वां, निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर मिलान करना है। 2 नंबर का यह प्रश्न रहेगा, जिसमें जैसे कि 1 नंबर वाला है, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यहाँ पर आपको मिलान करना है कोटा। दूसरा, जनगणना, इसको आपको मिलाना है गे से, यानी कि जनसंख्या संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और तीसरे को आपको मिलाना है जो बचा हुआ है कैसे, यानी कि चित्तौड़गढ़ से अभ्यारण्य। चौथा है, विजय स्तंभ स्थित हैं, इसमें जो आपको बचा हुआ है लिस्ट वाला, इसमें आपको मिलान कर देना है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य या असत्य लिखिए। यह भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पष्टता अथवा छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है। इसमें आपको क्या लिखना है?
सत्य कथन है तो इसमें सत्य लिख देंगे। दूसरी लाइन, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे बहिष्कृत कहा जाता है। तो ये क्या है, वाक्य गलत है, ये सत्य इसमें लिखा जाएगा। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। तो ये क्या है, सत्य है, तो आपको यहाँ पर सत्य लिख देना है। अगला प्रश्न है 13वां, जिसका पहला है, विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, इसमें लिखना है, विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग निम्न कारणों से थी। पहली, भारतीय नील की किस्म अच्छी थी, इससे चमकदार नील रंग मिलता था। दूसरा, उस दौरान वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका से नील की आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी, इससे कपड़े को रंगने के लिए रंगों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। 13वें का दूसरा प्रश्न है, विलियम जोन्स कानून के माहिर होने के साथ साथ एक भाषाविद भी थे, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखना है, विलियम जोन्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज थे। कानून विशेषज्ञ होने के साथ साथ वे एक भाषाविद भी थे। वे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाएं जानते थे। कलकत्ता आने के बाद उन्होंने संस्कृत विद्वानों के साथ संस्कृत व्याकरण तथा संस्कृत काव्यों का अध्ययन किया गया उन्होंने। प्रश्न नंबर 14, स्वामी विवेकानंद नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए, कथन पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। और यह प्रश्न रहेगा आपको 4 नंबर का, इसमें आपको अच्छे से लिखना है। तो इसमें लिखना है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए उद्बोधन में कहा कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः उन्होंने सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वे वास्तव में एक नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। प्रश्न नंबर 15, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी आपके 4 नंबर का रहेगा। तो इसमें लिखना है, प्राकृतिक संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं तथा बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला, नवीनीकरण संसाधन, जिसमें नवीनीकरण संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। प्राय इनकी मात्रा असीमित होती है। उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह नवीनीकरण संसाधन है। दूसरा है अनवीनीकरणीय संसाधन, जिसमें अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित हैं तथा उनके पुनः पूरित अथवा नवीनीकृत होने में हजारों वर्ष लगते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यह अनवीनीकरणीय संसाधन है। 16वां प्रश्न, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में कोई 4 मूलभूत अंतर लिखिए। तो इसमें लिखना, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में मूल अंतर। पहला, भारत में कृषि फार्म छोटे आकार जैसे 1.5 हेक्टेयर भूमि के होते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि फार्म आकार में बहुत बड़े जैसे 250 हेक्टेयर भूमि तक होते हैं। दूसरा अंतर है, भारत में किसान एक खेतीहर किसान की तरह कृषि करते हैं, जबकि अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करते हैं। तीसरा, भारत में किसान किराए पर ट्रैक्टर, मशीन आदि लाता है, जबकि अमेरिका में किसान के पास अपनी स्वयं की मशीनें होती हैं। चौथा, भारत का किसान मृदा का परीक्षण नहीं करता है, जबकि अमेरिका का किसान समय समय पर मृदा का भी परीक्षण कराता है। प्रश्न नंबर 17, सरकार की कार्यवाहियों पर अपनी सहमति एवं असहमति व्यक्त करने के लिए चुनाव के अतिरिक्त आप किन किन तरीकों का उपयोग करेंगे, समझाइए। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो इसमें लिखना,
सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति एवं असहमति व्यक्त करने के लिए हम चुनाव के अंतर्गत निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करेंगे। पहला, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन तथा प्रदर्शन के माध्यम से अपनी राय सरकार तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए हम जनसभाओं, अखबारों के माध्यम से उसकी आलोचना कर सकते हैं। तीसरा, हम टीवी चैनलों में रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। चौथा है, अपने हितों की रक्षा हेतु जन संगठन बनाकर या जनमत संग्रह के माध्यम से भी अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कर सकते हैं। 18वां प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। कथन के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। इसका उत्तर है, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोककर कानून के शासन को कायम रखती हैं। दूसरा है, स्वतंत्र न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती हैं। अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। प्रश्न नंबर 19, जिसका पहला है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित 1857 की क्रांति कहाँ एवं किसके नेतृत्व में हुई? तो इसमें लिखना है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित 1857 की क्रांति आहुआ में हुई। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया। दूसरा, सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य लिखे हैं। तो इसमें 2 नंबर का आपका रहने वाला है। तो इसमें लिखना, पहला, सूचित मतदान निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान कराना। दूसरा है, सूचित मतदान, ये जागरूकता के साथ मतदान कराना। प्रश्न नंबर 20, जिसका पहला, आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आप किस प्रकार सहयोग करेंगे? तो इसमें लिखना है, अपनी ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए हम अग्र प्रकार सहयोग करेंगे। जैसे कि पहला है इसका, मैं व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता बनाए रखने, जागरूकता फैलाने तथा सामुदायिक कार्यों में भाग लेने में सहयोग करूंगा। दूसरा है, मैं लोगों को खुले में शौच से बचने, अपने घर और आसपास के क्षेत्र को साफ रखने तथा कूड़ा कचरा नियत स्थान पर फेंकने की आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। उसी का दूसरा प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। कथन की व्याख्या अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें लिखना, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है, क्योंकि पहला है, यह दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नज़र नहीं आता है। दूसरा, 9 पोलों यानी 9 दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवार बनी हुई हैं और दीवारों के नीचे गहरी खाइयों एवं गड्ढे बने हुए हैं जो इसे और दुर्गम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 21, ये आपके 4 नंबर का रहेगा। राजस्थान में हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें लिखना है, हथकरघा उद्योग में अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। दूसरा है, ये उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। तीसरा, राजस्थान के अनेक जिलों में प्राय बुनकर इस कार्य को करते हैं। चौथा, राज्य में ऊनी शॉल, कोटा, डोरिया, दरिया, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। जो आपके 4 नंबर का रहेगा। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं जिले, इनको सबसे ऊपर वाला कौन सा है? गंगानगर। उसके बाद यहाँ पर दर्शाना है चूरू को, और इधर दर्शाना है आपको यहाँ पर जैसलमेर, और नीचे हैं यहाँ पर दिए गए हैं राजसमंद। ऐसे आप इसको दर्शा देंगे तो आपके ये 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। प्रश्न नंबर है 23, जिसका पहला है, डलहौजी की नीतियाँ
किस प्रकार भारतीय राजाओं के असंतोष का कारण बनी, स्पष्ट कीजिए। ये निम्नलिखित प्रश्न है। उत्तर है इसका डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डलहौजी ने कई नीतियां भारतीय राजाओं पर थोपी। पहली, डलहौजी ने स्थानीय शासकों के राज्य को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में मिलाने हेतु विलय नीति जैसी नीति अपनाई। दूसरा है अवध जैसी रियासतों पर जबरन सहायक संधि थोपकर उन पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित किया। तीसरी है डलहौजी की इन असंगत नीतियों के कारण 18वीं सदी के माध्यम से राजा तथा नवाबों की ताकत कम होने लगी, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती गई। और चौथे हैं लिखना है आपको स्थानीय शासकों से राजस्व वसूली के अधिकार तथा इलाके छीने जा रहे थे। इस प्रकार डलहौजी की नीतियों के कारण भारतीय राजाओं में असंतोष व्याप्त हुआ। उसी का दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कोई दो यानी कि कोई दो लिखनी है जो 4 नंबर का रहने वाला है। जैसे कि दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, इसमें लिखना है ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर टैक्स वसूला जाता था, जिसके विरोध स्वरूप गांधी जी और उनके अनुयायियों ने मिलकर वर्ष 1930 से 30 में 240 किलोमीटर पैदल यात्रा कर दांडी में नमक कानून को तोड़ा। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन की कुचलने का प्रयास किया और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। अगला है दूसरा 1920 का खिलाफत आंदोलन। इसमें अगर आपको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1920 में अंग्रेज़ों द्वारा तुर्की के सुल्तान के अपमान से भारतीय मुसलमान अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय नेता व्यथित थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जो एक सर्वव्यापी सहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए असहयोग आंदोलन चलाया। तीसरा है रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किए गए रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया, क्योंकि ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था। गांधी जी ने लोगों से इस कानून का अहिंसक विरोध करने तथा हड़तालें करने का आह्वान किया। फलस्वरूप अप्रैल 1919 में देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए तथा हड़तालें की गई। सरकार ने इसके विरोध में दमन चक्र चलाया और इसी के तहत 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो आपके 8 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। इसमें जैसे कि 1 नंबर दे रखा है वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखना है वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। पहला है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई। दूसरा, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा, वनों में मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण लाने के प्रयास किए गए। चौथा है प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर वन एवं वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए जाते हैं। पांचवा है वन्य वनस्पति तथा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई। और अगर अथवा है वाला प्रश्न, इसका उत्तर है, पहले प्रश्न देख लेते हैं, भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक विपदाओं को कम करने के उपाय लिखिए। तो इसमें आप ये वाला प्रश्न भी लिख सकते हैं या फिर जो भी मैंने उत्तर बताया था वो वाला भी लिख सकते, दोनों में से एक लिखना था। तो अगर इसका लिखना है चाहो तो आप लिखना है भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक विपदाओं को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा है उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले एवं खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव
प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। चौथा, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। पांचवा, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को उन्नत किया जाना चाहिए। अब उसी का दूसरा प्रश्न है, भूमि संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। इसमें लिखना है, पहला, मल्च बनाना। इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती हैं। इस विधि से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। दूसरा, वेदिका फोरम। इस विधि में चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। तीसरे नंबर का है समोच्च रेखीय जुताई। मृदा अपरदन रोकने की इस विधि में एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। चौथे नंबर पर है रक्षक मेखलाएं। मृदा संरक्षण की इस विधि में तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। या अथवा में अगर आप लिखना चाहें अगला वाला प्रश्न, उद्योगों की अव्यवस्थित अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, लिखिए। अरे बच्चों, अवस्थिति, तो इसमें लिखना है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल आदि को शामिल किया जाता है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती हैं ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। अगला प्रश्न है 25वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला है 13 साल के एक बच्चे से कारखाने में मजदूरी करवाना संविधान द्वारा प्रदत्त उसके किस अधिकार का उल्लंघन है, स्पष्ट लिखिए। तो ये प्रश्न आपके रहने वाले हैं 8 नंबर का। इसमें लिखना है 13 साल के बच्चे से कारखाने में मजदूरी करवाना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। या अथवा में अगर आपको ये वाला प्रश्न लिखना है उत्तर, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी है, स्पष्ट करें। तो इसमें लिखना है मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी हैं क्योंकि मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरा, बहुसंख्यों से अल्पसंख्यों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान के इस खंड में दिया जाता है। तीसरा है इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने इनका दोहरा उद्देश्य बताया। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब अगला प्रश्न है उसी का दूसरा है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह क्यों आवश्यक है? तो धर्मनिरपेक्षता से आशय हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। अगला है, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? तो इसमें देखिए, पहला, बहुमत की निरंकुशता को रोकने हेतु। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता होती है। दूसरा,
धार्मिक चुनाव के अधिकारों की रक्षा हेतु लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण लोगों के धार्मिक चुनाव अथवा धर्म को चुनने के अधिकार की रक्षा करना है। देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता की रक्षा धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से ही हो सकती है। अगला प्रश्न है अथवा वाला, 25वां ही है। अगर अथवा में आपको लिखना है तो इसमें लिखना है धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, स्पष्ट करें। तो धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को राज सत्ता से अलग करना एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत आवश्यक है। पहला, बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। दूसरा, लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करने अर्थात देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।